हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दिन 27 अगस्त 2022 शनिवार का दिन इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि पिछले 2 दिन से हमारी ये सीरीज़ चल रही है, आप लोगों के कुछ फीडबैक्स भी आ रहे हैं। तो उसमें एक जो फीडबैक मुझे देखने को मिला वो ये है कि सीरीज़ का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मतलब सीरीज़ हमारी जैसे दिन के आसपास आ रही है 1 बजे के आसपास, तो उसमें एक तो यह है कि उसको जल्दी लेके आइए सुबह के टाइम पर। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा सीरीज़ का टाइम बढ़ा दीजिए, जैसे कि लगभग 35 मिनट के आसपास का वीडियो हो रहा है तो 1 घंटे के आसपास का कर दिया जाए और उसमें और ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंक्लूड की जाए। तो इसमें आप लोगों का क्या विचार है वो मुझे बताइएगा। जब इसमें ज़्यादा लोग सहमत होंगे तो फिर इस तरीके के भी इम्प्लीमेंटेशंस किए जाएंगे। और बाकी अगर आप लोग भी अपनी तरफ से कोई सजेशंस या फीडबैक देना चाहें तो आप लोग भी वेलकम है। तो चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो न्यूज़पेपर है उसको देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर देखते हैं और न्यूज़पेपर में क्या क्या न्यूज़ हमें देखनी है उसकी बात हम लोग करेंगे। यहाँ पर तो बेसिकली कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ है ना, कांग्रेस पार्टी की कुछ न्यूज़ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक न्यूज़ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जो सीजेआई हैं एन वी रमन्ना, उनका फेयरवेल था कल, ठीक है, और उन्होंने जाते जाते कुछ बातें बोली हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस पेज में और कुछ ऐसा सच इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते रहेंगे, पेज 2 पेज 3 पर भी आएंगे, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आज के अखबार में जो है वो काफ़ी कम न्यूज़ है, ठीक है ना, सिर्फ 3-4 न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट हमें देख लेनी है, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा सच इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, ठीक है। एक न्यूज़ यहाँ पर, एक छोटी सी न्यूज़ दी हुई है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है और उसमें ये बोला गया है कि जो केंद्र सरकार है वो यूनियन वर्ड का उपयोग करे, ना कि सेंट्रल का। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ना लिखते हुए वो यूनियन गवर्नमेंट लिखे। उसके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं उस पिटीशन में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और इसके बाद आगे हम लोग चले तो एक न्यूज़ यहाँ पे दी है कि अगर इंडिया को अपने जो क्लाइमेट चेंज के जो एनडीसी इंडिया ने दिए हैं कि इंडिया को नेट ज़ीरो बनना है ना, नेट ज़ीरो बनना है 2070 तक, तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? 10 ट्रिलियन डॉलर की, ठीक है। ये एक रिपोर्ट आई है सामने, उसमें ये बात का इन्होंने जिक्र किया है, इसकी थोड़ा सा बात करेंगे। इसके बाद एडिटोरियल वाले पेज को अभी हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूँ तो जो एक एक्सप्लेन का पेज होता है वहाँ पर हमें थोड़ा सा चीज़ देखनी है। एक बात थोड़ा सा इसकी करेंगे, पैडी ड्वार्फिंग की जो बात चल रही थी, आप लोग पीछे न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि पैडी ड्वार्फिंग एक डिजीज़ की तरह, या एक आप कह सकते हैं कि एक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी पैडी के प्लांट में पंजाब और हरियाणा तरफ में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने वो पता लगा लिया है, वहाँ के साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है कि क्या उसमें जो है प्रॉब्लम थी और क्या वायरस है और कहाँ से वो वायरस आया, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आगे बात करूँ तो एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में जो एक्सप्लेन्ड पेज है वहाँ पर हमने जो परसों डिस्कस किया था, जो छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट वाला केस था, उसको लेकर आया है। थोड़ा सा इसको बात करेंगे लेकिन अलग से, ठीक है, इस वीडियो में नहीं करेंगे, अलग से करेंगे। और साथ ही साथ जो हमने कल बात करी थी कि अग्निपथ स्कीम में गोरखास जो है, जो नेपाल के गोरखास हैं, उनका रिक्रूटमेंट अग्निपथ स्कीम के तहत नहीं होगा। वहाँ पर हमने ट्राईपार्टेड एग्रीमेंट की बात की थी 1947 के, नेपाल, इंडिया और ब्रिटेन के। थोड़ा सा उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे लेकिन अलग से, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि ये जो है इसके बारे में भी आप लोग पढ़ते आए होंगे, है ना, कि एक कैटल में एक लंपी स्किन डिजीज़ हो रही है ना, एक लंपी स्किन डिजीज़ हो रही है कैटल्स में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैटल्स जो है वो मर रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में। काफ़ी सारे राज्यों तक ये फैल चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं फ़िलहाल आप लोगों से एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अभी तो ये जो न्यूज़ एनालिसिस आ रहा है हमारी तरफ से, जो डेली की न्यूज़ ऑफ द डे आ रही है, ये हमारे मेन चैनल पर आ रहे हैं। जो आप जिस चैनल पे इसको देख रहे हैं ये उस चैनल पर आ रही है। लेकिन बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली 1 सितंबर से, ये जो न्यूज़ एनालिसिस है ये हमारे करंट अफेयर्स वाले चैनल पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स वाले चैनल पर शिफ्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर भी आप जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1 तारीख से ये जो न्यूज़ एनालिसिस हमारा चल रहा है डेली का, इंडियन एक्सप्रेस का, ये आपको करंट अफेयर्स वाले चैनल पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम लोग जो है हमने ये न्यूज़पेपर में गो थ्रू कर लिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज मैंने बताया कि नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए डिटेल में जो है अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको न्यूज़ बताई कि सीजेआई जो है एन.वी. रमन्ना, उनका फेयरवेल था। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ जो छोटी सी एक जनरल इंफॉर्मेशन है, या एक आप कह सकते हैं कि जो अगले सीजेआई बनेंगे,
जो अगले सीजीआई बनेंगे वो है यू ललित, इनका नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, पहली चीज़ तो यही है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हालांकि यूपीएससी वगैरह में तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि यू ललित जो है इनका कौन से नंबर के सीजीआई हैं ये, ठीक है, इनका कौन से नंबर का सीजीआई है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह जो है वो पिछले 2 लेक्चर्स की अपलोड कर दी गई थी, आई होप आपने डिस्क्रिप्शन से जो है वो डाउनलोड कर ली होगी, और बाकी इसकी भी अपलोड कर दी जाएगी, तो वो भी आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या बात थी। इन्होंने जाते जाते ये बोला है, इनको बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन होता है वहाँ से इनको फेयरवेल दिया गया कल, और इन्होंने ये बोला कि नियरली 20% ऑफ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट जजेस का इन्होंने क्या करा है, फिलअप करा है, मतलब इनके कार्यकाल के दौरान, ठीक है, लगभग जो हाई कोर्ट जजेस हैं वहाँ की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, मतलब जितनी वहाँ की एक क्षमता होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लगभग उसका 20% जो है वो इनके समय पर फिल हुआ है। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन जजेस को इन्होंने अपॉइंट करवाया, और ये सोशल डाइवर्सिटी को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, इन्होंने ये बात बोली है। इसके बाद आगे बोले तो इन्होंने ये बोला कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टूल्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स और एआई जो है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, ये भी इन्होंने बात यहाँ पर बोली है। इसके बाद हमारे लिए जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, हमारे लिए जो कंटेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है आर्टिकल 124, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मतलब इसके अंतर्गत जो चीज़ें आपको जाननी है वो मैं यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बताऊँगा, आप लोगों को खुद पढ़ना है। हम लोगों ने पॉलिटी में डिस्कस किया है, मैंने फिर से बताया कि अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ पर इस सेशन के दौरान अगर डिस्कस करने लगूंगा तो सेशन बेबात का जो है, मतलब बिना मतलब के बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसको आप लोग ज़रूर जो है खुद से देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बस ये बता रहा हूँ कि टोटल जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में है वो CJI प्लस 33 है, टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है वो 34 की है, इंक्लूडिंग द CJI दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद जो चीज़ें आपको यहाँ से खुद पढ़नी है वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, रिमूवल कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर कितना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को खुद से पढ़नी है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें फिर वही बात उठा के लिख दूँ और उनको रीड करते रहूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं, पॉलिटी में अपने डिस्कस की हुई हैं, या आप लोगों ने अगर कहीं और से आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, है ना। लेकिन बस इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इस तरीके की न्यूज़ आती है तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर है बात, तो ये जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 126 भी देख लीजिएगा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, एक्टिव चीफ जस्टिस का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ आर्टिकल 127 जो एडहॉक जजेस को लेकर बात करता है कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। ये सारे के सारे जो मैंने आपको आर्टिकल्स बताए हैं ये आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, दीज आर रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आप सिमिलरली जो करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स हैं वो हाई कोर्ट के भी देख लीजिएगा, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स हाई कोर्ट के होते हैं कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, है ना, वो उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, उनका रिमूवल कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, उनका जो टेन्योर है वो कितना होता है, वहाँ पर कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस वाली बात है, एडहॉक जजेस वाली बात है या नहीं है, वो सब चीज़ें भी जो है आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आर्टिकल्स के साथ देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे हमने देखा है कि एग्जाम में यूपीएससी जो है आजकल क्वेश्चन पूछने लगा है, एक वर्ड उसमें ऐड करता है, एक सेंटेंस ऐड करता है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन या मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक आपको उसके आर्टिकल की नॉलेज नहीं होगी, भले ही आपको ये चीज़ें पता है, ठीक है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो CJI प्लस 33 जजेस हैं, मतलब टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है, ठीक है। जब तक आपको उसका स्पेसिफिकली आर्टिकल नहीं पता होगा आप ये चीज़ पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटी को पढ़ते वक्त हमेशा जो है आर्टिकल्स को ज़रूर आप लोग देखिएगा, आर्टिकल्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमने तो खैर अपना जो पॉलिटी का कोर्स पढ़ा है उसमें ये सारी चीज़ें कवर की हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, उसका फुल कोर्स और जो PDF है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ में आपको बता रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है और उसमें यह बोला गया है कि जो केंद्र सरकार है वो अपने जो भी अपनी तरफ से जो भी मतलब ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, रूल्स, एग्जीक्यूटिव एक्शंस या करस्पॉन्डेंसेस देती है उसमें वो सेंटर वर्ड का उपयोग ना करे, बल्कि क्या वर्ड का उपयोग करे, यूनियन का, ठीक है। ये एक पिटीशन फाइल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें यही बोला है दिल्ली हाई कोर्ट में कि यूनियन गवर्नमेंट जो मतलब जो गवर्नमेंट है,
ठीक है, वो यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन वर्ड का इस्तेमाल करे इंस्टेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंटर। ठीक है, अब क्यों ऐसा बोला गया है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर एक एक्ट का नाम आया है, दैट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट। इसका सेक्शन 3 क्लॉज 8 सब क्लॉज बी, ठीक है, वो बेसिकली ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि हम इस जनरल क्लॉजेस एक्ट के बारे में थोड़ा सा जाने। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाने कि सेक्शन कौन सा है या क्या चीजें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसको जान लें कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब अगर आप जाके इस एक्ट को पढ़ेंगे, सेक्शन 3 क्लॉज 8 सब क्लॉज बी को देखेंगे, वहां पर एक आर्टिकल का जिक्र है। ठीक है, उस आर्टिकल के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना है। पहली बात हम ये देख लेते हैं कि ये पिटीशन में क्या बोला गया है, जो पिटिशनर है उनके द्वारा। उन्होंने सबसे पहली बात तो ये बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, उसमें कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर वर्ड का सिंगल रेफरेंस भी नहीं है। मतलब एक भी जगह ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड लिखा हो। ठीक है, ये सारा का सारा जो खेल शुरू हुआ है, मतलब जो सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज होता है, वो 2012 के बाद से अमेंडमेंट किए गए हैं, तब से होता है। मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये वर्ड नहीं था। ठीक है, तो यहां से आप लोगों के लिए ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट जो वर्ड है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था या नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं था। ये बाद में 2012 के बाद जब अमेंडमेंट हुए हैं, तब से इस तरीके की वर्ड्स ऐड उसमें किए हैं। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग भी जैसे यूज करते हैं, जैसे मैं भी जब पढ़ाता हूँ पॉलिटी वगैरह या उस तरीके की चीज, तो वहां पर ऐसा होता है कि कभी हम बोल देते हैं सेंटर, कभी हम बोल देते हैं यूनियन, कभी हम बोल देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी हम बोल देते हैं यूनियन गवर्नमेंट, है ना। हिंदी में तो उसको बोले तो वो ठीक है, वो केंद्र सरकार है। ठीक है, अगर आप हिंदी में देखें तो सेंटर का मतलब होता है केंद्र, यूनियन का मतलब होता है संघ। ठीक है, हम कभी भी संघ की सरकार नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, है ना। तो इस तरीके के वर्ड जो है वो इंटरचेंजेबली हालांकि यूज होते रहते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि अगर सेंटर वर्ड का यूज किया जाए तो वो ये लगता है कि सेंटर ऑफ अथॉरिटी, वो एक सेंटर ऑफ अथॉरिटी को सिग्निफाई करता है, और वो हमें एक गलत इंप्रेशन ये देता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, वो सबसर्विएंट और सबऑर्डिनेट है यूनियन गवर्नमेंट के। मतलब अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर जो वर्ड है वो एक सेंटर ऑफ अथॉरिटी दिखाता है, मतलब कि सारी की सारी जो पावर्स है वो किसके पास है, सेंटर के पास है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक तरीके से उसकी सबऑर्डिनेट है, किसकी, सेंटर गवर्नमेंट की। लेकिन ऐसा नहीं है ना। और ऐसा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके माइंड में भी ये चीज नहीं थी। इसीलिए आपको पता है कि क्लियरली जो हमारा फेडरल सिस्टम है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें सेंट्रल को या यूनियन को हम बात करें और जो स्टेट्स हैं उनको अलग अलग पावर्स बिल्कुल क्लियरली डिफाइन की गई हैं। ऐसा नहीं है कि पावर्स डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये यूनिफाइंग कैरेक्टर जो है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, उसको ज्यादा शो करता है ये जो सेंटर वर्ड है। ठीक है, यही चीज इन्होंने बोला है कि अगर हम यूनियन गवर्नमेंट का यूज करें या यूनियन वर्ड का यूज करें तो हमें ज्यादा यूनिफाइंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब हमें यह लगेगा कि सब कुछ जो है वो यूनाइटेड है। अगर हम सेंटर वर्ड बोल रहे हैं तो वो किस तरफ को ज्यादा इशारा कर रहा है कि सेंटर ऑफ अथॉरिटी जो है वो केंद्र के पास है और स्टेट जो है वो उसकी सबऑर्डिनेट है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने यही चीज यहां पर बोली है। और साथ ही साथ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टेटमेंट है उसका भी जिक्र किया है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 1 जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 पहला अनुच्छेद या आर्टिकल 1 है, वो क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स उसमें बोला है। आई होप बात क्लियर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंसेप्ट जो है वो नहीं हो सकता जैसा कि ब्रिटिश राज के समय हुआ करता था। आज की डेट में हमारे पास कोई सेंटर ऑफ अथॉरिटी नहीं है, बल्कि हमारे पास एक यूनिफाइंग अथॉरिटी है, या हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो स्टेट्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया, और बेसिकली इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। तो यहां पर आपको जो एक मस्ट रीड चीज करनी है वो है आर्टिकल 258।
ठीक है। आर्टिकल 258 क्यों पढ़ना है मैंने आपको बताया, जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है उसका सेक्शन 3 क्लॉज 8 सब सेक्शन बी, वहां पर अगर आप जाके देखें तो इस आर्टिकल का मेंशन है। ठीक है, तो इसलिए इस आर्टिकल को जो है आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां से बन जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगली न्यूज है एनवायरमेंट की न्यूज है। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत आपको जो है सिलेबस के टॉपिक भी यहाँ पर बता देता हूँ कि जो पहली वाली हमने दो न्यूज़ देखी, एक तो सीजेआई वाली और साथ ही साथ जो दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, वो दोनों आपकी जीएस पेपर 2 की न्यूज़ बनती है पॉलिटी की। और ये वाली न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये न्यूज़ आपकी बन जाती है एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में जो बातें की गई हैं उसमें थोड़ा बहुत हम चीज़ों को इकोनॉमी से रिलेटेड भी मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम उसको इकोनॉमी से रिलेटेड भी मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या चीजें यहां पर दी हैं देखते हैं। इसमें यह बोला है कि अगर इंडिया को जो अपना नेट जीरो का एमिशन है वो 2070 तक वो टारगेट अगर पूरा करना है तो हमें लगभग 10.1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिकली एक रिपोर्ट सामने आई है दैट इज गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो। इसमें यह बोला गया है कि टोटल अगर हमें 2070 तक अगर टारगेट अचीव करना है तो 10.1 ट्रिलियन डॉलर लगेगा। अगर हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं 2050 तक तो लगभग 13.5 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी फायदा बताया है कि अगर हम लोग 2070 तक टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो क्या हमें फायदा मिलेगा। हमारा जीडीपी जो है वो 4.7% बढ़ सकता है 2036 तक। साथ ही साथ 2047 यानी कि जिस समय हम लोग अपने आजादी के 100वें वर्ष पे होंगे, है ना, 2047 में लगभग 15 मिलियन नई जॉब्स, 15 मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 1.5 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़ नई नौकरियां जो है वो यहां पर 2047 तक क्या हो सकती हैं, क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस डेटा को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बात करें तो इन्होंने यहां पर इस रिपोर्ट में यह भी एक जिक्र आया है कि इंडिया के जो एमिशंस है वो 2030 तक सबसे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारा एमिशंस हो रहा है कार्बन एमिशंस वो 2030 तक सबसे ज्यादा हो सकता है, पीक पर हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि अगर हमें नेट जीरो पॉसिबल बनाना है मिड सेंचुरी यानी कि 2050 तक तो वो कैसे हो सकता है कि हम नए कोल का जो उपयोग है वो 2023 से क्या कर दें, बंद कर दें। साथ ही साथ अनअबेटेड कोल पावर 2040 इसको भी हम लोग क्या करें, ट्रांजिशनिंग करें अपनी अनअबेटेड कोल की तरफ। ठीक है, अब ये अबेटेड और अनअबेटेड कोल क्या होता है, मतलब ट्रांजिशनिंग करें उससे अलग, मतलब हम इसका भी यूज जो है वो बंद कर दें, अनअबेटेड कोल का यूज बंद कर दें। अब ये अनअबेटेड कोल क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। अगर हम कोल पावर जनरेशन की बात करते हैं तो उसमें एक टर्म होता है दैट इज अबेंडमेंट, अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट का मतलब होता है यूज ऑफ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा कार्बन क्या हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग बिजली बनाने के लिए कोल का यूज करेंगे, कोयले का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है वो कार्बन एमिशन होता है। अब उस कार्बन एमिशन को हम किसी तरीके से कैप्चर करें और स्टोर करें। ठीक है, मतलब एक तरीके से जैसे मैंने आपको आईएसएफआर में बताया था, एक टेक्निक होती है जिसको बोला जाता है कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। ठीक है ना, पता होगा आप लोगों को कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं या ओशियंस एब्जॉर्ब करती है या सॉइल एब्जॉर्ब करती है, दैट इज नोन एज कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। तो सिमिलरली जो यहां से पावर जनरेशन के समय अगर हम कोल यूज कर रहे हैं तो उस समय जो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है उसको कैप्चर करना है और स्टोर करना है। ठीक है, अगर हम उस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है अबेटमेंट। ठीक है, और अनअबेटेड कोल का मतलब फिर वही हो गया, अनअबेटेड कोल का मतलब ये हो गया कि कोल पावर प्लांट विदाउट सीसीयूएस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। ठीक है, सीसीयूएस कहो या सीसीएस कहो बात एक ही है। सीसीयूएस का मतलब होता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है सॉरी, कार्बन कैप्चर हो रही है और स्टोर हो रही है, और यहां पर क्या हो रहा है कि कार्बन जो है वो कैप्चर होकर यूटिलाइज हो रही है और फिर कुछ स्टोर हो रही है। मतलब हम जो कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं उसको कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ स्टोर कर रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ वही है कि एटमॉस्फेयर में उसको नहीं जाने दे रहे हैं, पॉल्यूशन जो है उससे क्रिएट नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, तो अनअबेटेड कोल का मतलब वही हो गया कि ऐसा
कोल जनरेशन इक्विपमेंट, कोल के थ्रू पावर जनरेशन इक्विपमेंट, जिसमें हम लोग इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं। हम सारा का सारा जो हमारे एमिशंस हैं उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर यही दो बातें बोली गई हैं कि एक तो न्यू कोल का यूज हमें बंद कर देना है 2023 से, और साथ ही साथ जो अनअबेटेड कोल है उसको भी हमें 2040 तक बंद कर देना है। तब जाके हम मिड सेंचुरी यानी कि 2050 के आसपास तक अपना जो एमिशंस है उसको नेट जीरो के आसपास ला पाएंगे। ठीक है, आई होप बात क्लियर है यहां तक। इसके बाद अगर 2050 तक, 2070 के तो टारगेट पीछे दिखा दिए गए थे कि 4.7% जो है जीडीपी बढ़ जाएगा, लगभग 1.5 करोड़ या 15 मिलियन जॉब्स जो है वो 2047 तक क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग 2050 तक ये टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो हमें जो बेनिफिट्स हैं वो और ज्यादा होंगे। हमारी जो जीडीपी है वो लगभग 7.3% तक बढ़ जाएगी, मतलब इतना उसमें राइज आएगा। और साथ ही साथ 2032 तक की अगर हम बात करें तो 20 मिलियन नौकरियां जो है वो यहां पर और क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, वहां पर टारगेट दिया गया था 2047 तक 15 मिलियन का, और यहां पर बात बोली गई है 2032 तक की 20 मिलियन, यानी कि 15 साल पहले और 50 लाख ज्यादा नौकरियां। ठीक है, तो आई होप इन टारगेट्स के बारे में आप लोग जरूर ये थोड़ा सा डेटा और इस रिपोर्ट का रेफरेंस आप लोग यूज कर सकते हैं अपने मेंस वगैरह के आंसर में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक बनता है एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक है, थोड़ा सा यहाँ पर जीडीपी वगैरह की बात की गई है, जॉब क्रिएशन की बात की गई है, तो इकोनॉमी से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मतलब वाइसे वर्सा कहीं पर भी अगर इकोनॉमी का रोल एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट का रोल इकोनॉमी में, वहां पर अगर आता है तो वहां पर आप इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए इन डेटास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैडी ड्वार्फिंग की बात की जा रही है। पंजाब एग्री यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने मिस्ट्री को डिकोड कर लिया है कि उनको पता लग गया है कि ये किस वजह से हो रहा है पैडी ड्वार्फिंग, और साथ ही साथ वो ये बोलते हैं कि जो ये वायरस है वो कहां से आया है, चाइना से। ठीक है, तो एक और वायरस जिसका जन्म चाइना से हो रहा है जो ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग बोल रहे हैं कि चाइना से ये वायरस आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। क्योंकि ये जो पैडी क्रॉपिंग, मतलब सॉरी, जो ये पैडी की क्रॉप पर ड्वार्फिंग हो रही थी ये पिछले कुछ समय से चल रही है, तो इसके लिए इन्होंने जो है एक वायरस खोज निकाला है, उसका नाम है सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस, दैट इज SRBSDB। ठीक है, और इसका जो नाम है वो सदर्न चाइना के नाम पर पड़ा है, जहां पर यह पहली बार 2001 में रिपोर्ट किया गया था, मतलब लगभग आज से 21 साल पहले। सबसे पहले ये चाइना में पाया गया था, और यही इन्होंने बताया है कि ये वायरस जो है वो ये पैडी ड्वार्फिंग की वजह है। ठीक है, अब इन्होंने ये भी बोला कि ये वायरस फिर आता कहां से है। इन्होंने ये बोला कि व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर जो है, दैट इज WBPH, इसके थ्रू ये वायरस जो है वो आता है। परसिस्टेंट सर्कुलेशन में है। परसिस्टेंट सर्कुलेशन में मतलब कि ये सर्कुलेशन में बना हुआ है, परसिस्टेंट है, सर्कुलेशन से बाहर नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ प्रोपोगेटिव मैनर में है। प्रोपोगेटिव मतलब ये फैल भी रहा है, ठीक है, और ये बढ़ भी रहा है। तो ये बातें इन्होंने बोली है। वायरस का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वायरस जो है कौन सी बीमारी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब ये तो प्लांट हो गया जी, सॉरी, ये तो आपका बेसिकली जो कैरियर है वो है, वायरस का नाम ये है, वायरस का नाम भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो वायरस है, ये क्या ये सिर्फ पैडी क्रॉप को ही इफेक्ट करता है, ये भी एक सवाल आता है, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये डिफरेंट वीड स्पीशीज को भी क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, इफेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ जो इसके निम्फ है, निम्फ मतलब होते हैं जो किसी भी, जो ये WBPH है ये एक तरीके का कैरियर है, मतलब ये एक इंसेक्ट मान लीजिए कैरियर है, उसके जो निम्फ है, निम्फ मतलब जो यंग वंस हैं, वो ज्यादा कैपेबल है ट्रांसमिट करने के लिए वायरस को एज कंपेयर टू दी अडल्ट्स। ठीक है, और साथ ही साथ अब ये सवाल आता है कि अगर ये चाइना में पाया गया था तो ये चाइना से इंडिया में आया कैसे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन की बात इन्होंने बताई है कि मे अकर ये हुआ हो सकता है, किस वजह से, जो टाइफून्स वगैरह आते हैं, जो तूफान वगैरह आते हैं, और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन विंड्स होती हैं, जो टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से जो कन्वेक्शनल करंट्स पैदा होती है, जो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन विंड्स होती हैं, उसकी वजह से भी ये इंडिया में आए हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको वायरस का नाम बता दिया, कैरियर का नाम बता दिया। कैरियर सिर्फ और सिर्फ पैडी में इफेक्ट नहीं करता, और वीड स्पीशीज में भी करता है। साथ ही साथ चाइना में पाया गया और वहां से यहां तक का लॉन्ग डिस्टेंस इसका कैसे हुआ उसका भी कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए इसके बाद अपनी अगले न्यूज पर बढ़ते हैं, और ये हमारे आज की डेट की लास्ट न्यूज है।
ये एक बीमारी है दैट इज लिम्फ स्किन डिजीज, LSD डिजीज, सॉरी लंपी स्किन डिजीज दैट इज LSD। और ये एक ऐसा वायरल आउटब्रेक है जो बहुत सारे कैटल्स को मार रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैटल्स मर रहे हैं। और पहले ये सिर्फ कुछ गुजरात के रीजन में था और अब ये इंडिया के काफी सारे स्टेट्स में जो है फैल चुका है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए इस न्यूज़ को हम लोग यहीं से कवर करेंगे। इसमें यह बोला गया है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ये बीमारी जो है फैल चुकी है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, मैं थोड़ा सा इसको अगर आप चाहें तो मैं और आप लोगों के लिए इसको जूम कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। आई होप कि आप लोगों को अब ये क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। इसमें अब क्या लिखा है कि इस कॉज्ड बाय, जो LSD है वो लंपी स्किन डिजीज वायरस, इसके द्वारा कॉज होती है। और ये जो वायरस है ये कैप्री पॉक्स वायरस जीनस जो है ये पॉक्स विरिडी फैमिली का है, ठीक है। शीप वायरस, शीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस जो है वो भी इसी जीनस के वायरस हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो पूरी की पूरी एक जाति है, जो जीनस है वो सेम है। ये साथ ही साथ जो है काउस को इन्फेक्ट करता है और जो एशियन वाटर बफेलोज है उनको ये इफेक्ट करता है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस का जो FAO है, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी। उसने ये बोला कि जो ये LSD आउटब्रेक्स है ये एपिडेमिक की तरह फैलता है, ठीक है। मतलब ये एपिडेमिक की तरह रहता है और कुछ सालों के बीच में आता रहता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी आया, फिर 2-4 साल तक नहीं दिखाई देगा, उसके बाद फिर से आएगा और एपिडेमिक की तरह फैलता है, मतलब महामारी की तरह फैलता है, ठीक है। लेकिन जो वायरस का रिजर्वॉयर है वो नहीं पता लग रहा है, ठीक है। देयर इज नो नोन रिजर्वॉयर ऑफ द वायरस, ठीक है। तो वायरस का जो रिजर्वॉयर है वो पता नहीं लग रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब जैसे अभी हुआ है ना, फिर 4 साल तक कहीं पर कोई बीमारी देखने को नहीं मिली, फिर 4 साल के बाद फिर से आ गया, तो वो उन 4 साल के दौरान जो बीच का पीरियड था वहां पर ये वायरस कहाँ गया, ठीक है, वहां पर ये वायरस कहाँ गया वो नहीं पता कि हाउ द वायरस सर्वाइव्स बिटवीन द एपिडेमिक्स, ये FAO की रिपोर्ट में नहीं पता। और पहले ये बताया गया था कि ये जो था सिर्फ सब सहारन अफ्रीका के रीजन में पाया जाता था और उसके बाद ये पिछले दशक में, पास्ट डिकेड में मिडिल ईस्ट और टर्की में भी फैल गया, ठीक है। और 2015 के बाद से अगर हम बात करें तो साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोप और रशिया में भी ये बीमारी फैली है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में, एक तो कि वायरस किस वजह से होता है, ठीक है, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया ये कैप्री पॉक्स वायरस, ठीक है ना, कैप्री पॉक्स वायरस, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये इस फैमिली का है। शीप पॉक्स और गोट पॉक्स वायरस भी इसी फैमिली के हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि ये बीमारी कहाँ कहाँ पर फैली है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट फॉर्म में कभी कभी आ जाते हैं कि क्या ये बीमारी सिर्फ एशिया में ही पाई जाती है, सिर्फ अफ्रीका में ही पाई जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो इंडिया में जो है वो बहुत सारे राज्य और यूटीज़ में ये बीमारी फैल चुकी है, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है वो ये है कि बफेलोज आई हैव बीन लार्जली सेफ। जो बफेलोज हैं, ठीक है, जो बफेलोज हैं, जो यानी कि भैंस होती है, वो इस बीमारी से सेफ है, ठीक है। वो वाटर बफेलो अलग था, जो एशियन वाटर बफेलो आपको मैंने बताया था वो अलग है। जो जनरल बफेलोज होती हैं वो जनरली इससे सेफ है, ठीक है, उनमें ये बीमारी नहीं फैलती है। काउज में ये बीमारी जो है ज़्यादा फैल रही है, ठीक है। अब ये फैलती किस वजह से है उसका भी रीज़न यहाँ पर दिया गया है कि स्प्रेड्स थ्रू ब्लड सकिंग वेक्टर्स, मतलब जो खून चूसने वाले वेक्टर्स होते हैं जैसे कि टिक्स, माइट्स, मॉस्किटोज, इनकी वजह से, ठीक है। और साथ ही साथ कंटेमिनेटेड वाटर, फॉडर एंड फीड, इनकी वजह से भी ये बीमारी फैलती है, ठीक है। और आजकल आपको पता है कि जब बरसात का सीजन चल रहा है, मानसून सीजन है, तो मच्छरों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है, तो इस वजह से ये बीमारी भी जो है वो ज़्यादा फैल रही है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनको क्या किया जाए, आइसोलेट, ठीक है। अब ये कंसेप्ट तो आप लोगों को पता ही है कोरोना के बाद से, क्योंकि कोरोना क्या था, कोविड-19 क्या था, एक वायरस था, और वायरस जिसको भी हो रहा था उसको क्या बोल रहे थे कि भैया आइसोलेट रहो, अलग रहो। तो यहाँ पर भी साइंटिस्ट यही बोल रहे हैं कि जो एनिमल इससे इन्फेक्टेड है उसको आइसोलेट कर लिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, स्ट्रे कैटल्स हैं, स्ट्रे कैटल्स मतलब जो गाय वगैरह आपने देखा होगा कि
सड़कों पर और ऐसे ही घूमती रहती हैं, ठीक है, तो वो जो है रैपिड स्प्रेड ऑफ द डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अब उनको तो आप क्या कहते हैं आइसोलेट कर नहीं सकते, वो तो सड़क पर घूम रही है, तो उस वजह से जो है बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। एनिमल्स में ये कैसे इफेक्ट डालता है, एनिमल्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको इफेक्ट डालता है, साथ ही साथ उनका जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो उनकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन वगैरह आ रही है, साथ ही साथ लेजियंस इन और ऑर्गन्स लाइक लिवर, लंग्स, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं। मतलब जिस तरीके को आप बोलते हैं कि एक फोड़ा सा हो रहा है, फोड़ा फुंसी टाइप की, उस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस मतलब जो हमारी स्किन होती है उसका जो बाहर का पार्ट होता है वो इनर पार्ट से या इनर लेयर से सेपरेट हो जा रही है, और साथ ही साथ वहाँ पर फिर कुछ लंप्स या नोड्यूल से बन रहे हैं, वही मतलब कुछ जो फोड़े फुंसी से होते हैं उस तरीके के बन रहे हैं। साथ ही साथ एनिमल्स में फीवर, इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रीशन, फीवर मतलब बुखार आ रहा है, इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन मतलब जब हमारी सर्दी हमें होती है तो नाक बंद हो जाती है, फिर एक नाक बहती है, तो नाक बहने में जो मटेरियल निकलता है दैट इज नोन एज म्यूकस, ठीक है, म्यूकस हो रहा है। साथ ही साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब वो खाना वगैरह नहीं खा रहे हैं, उनको भूख वगैरह नहीं लग रही है, ये भी कुछ इसके अदर सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, जैसे कि यहाँ पर इंडिजीनियस ब्रीड्स दिया है कि 2019 का जो लाइव स्टॉक सेंसस था उसके अकॉर्डिंग गुजरात की जो बोवाइन पॉपुलेशन थी, गुजरात की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि गुजरात में ही आउटब्रेक हुआ था सबसे पहले। गुजरात की जो बोवाइन पॉपुलेशन है वो लगभग 2.6 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 1.14 मतलब 1.49 करोड़ कैटल है, और उसमें से भी ज़्यादातर जो है वो क्या है, इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, ठीक है। अब इंडिजीनियस ब्रीड्स के नाम यहाँ पर आए हैं कांकरेज, गिर, साहिवाल एक्सेट्रा, और एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड जैसे कि जर्सी और एचएफ काउस, ठीक है। अब इस तरीके के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज कांकरेज, ठीक है, कांकरेज क्या है, साहिवाल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर द इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ काउस, ठीक है। और कांकरेज जो है ये जाना जाता था अपने रेजिस्टेंट टू डिजीजेस के लिए, मतलब कि इसको ये बीमारी और पैरासाइट से क्या है, रेजिस्टेंट है, इसको फर्क नहीं पड़ता, और ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, हैज बीन वर्स्ट हिट। तो आप समझ सकते हैं कि फिर ये वायरस का असर जो है वो कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन जो है साथ ही साथ जो गिर है उसमें भी पाया जा रहा है। ये गिर बेसिकली गुजरात का रीजन नहीं है, इस गिर की हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज द ब्रीड ऑफ एन इंडिजीनियस काउ, ठीक है, विच इज एन इंपॉर्टेंट ब्रीड इन जूनागढ़, अमरेली एंड जामनगर, ठीक है। ये गुजरात की जगह के नाम है, ये आई होप आपको पता होंगे। इसके बाद अब इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हो रहा है इस बीमारी का। इकोनॉमिक इंपैक्ट ये हो रहा है कि काउज जो है दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड प्रेग्नेंट काउज सफर मिसकैरेजेस, ठीक है। एक तो जो काउज है, जो मिल्क देने वाली काउ है, वो मिल्क देना बंद कर दे रही हैं, और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट काउज है, जो गर्भवती गायें हैं, उनका मिसकैरेज वगैरह हो रहा है, मतलब वो प्रॉपरली अपने यंग वंस को बर्थ नहीं दे पा रही हैं। और साथ ही साथ जो अमूल कंपनी है उसने ये बोला इस वजह से जो काउ मिल्क का प्रोडक्शन कलेक्शन है, जो कलेक्ट वो लोग करते थे काउ मिल्क का प्रोडक्शन, वो लगभग 5% कम हो गया है अगस्त में, और इससे और कहाँ पर हुआ है, कच्छ में, ठीक है। और कच्छ जो है दैट इज दी वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिली हैं। तो थोड़ा सा इसका जो स्प्रेड वगैरह है उसको आप लोग देख लीजिएगा, किस वजह से होता है, किस किस स्पीशीज़ में हो रहा है, क्या सिम्टम्स हैं, और किस किस रीजन में पाया जाता है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये न्यूज़ एनालिसिस था, न्यूज़ ऑफ द डे, ये कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों ने अंत तक इस वीडियो को देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने फीडबैक्स और सजेशंस शेयर करना हमारे साथ ना भूलें। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आप हमारे बाकी चैनल्स पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, उन चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज़ ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे कल के दिन में न्यूज़ एनालिसिस के साथ, इसी तरीके से न्यूज़ ऑफ द डे लेकर इंडियन एक्सप्रेस का। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।